स्टॉक खरीदा हुआ? आप लोगों ने खरीदा कभी कोई स्टॉक? कौन से स्टॉक से, वो मेरा पूछना नहीं है, बस मुझे ये जानना है कि अभी तक कभी ना कभी कोई ना कोई स्टॉक परचेस किया है या नहीं किया? किया। सभी ने किया है? किन्होंने नहीं किया है? इंफॉर्मेशन ही नहीं है सर्च कैसे करना है। हाँ ठीक है, आप लोगों ने किया है, ठीक है। तो अभी जैसे अभी अपना टॉपिक खत्म हुआ पावर ऑफ इक्विटी, तो पावर ऑफ इक्विटी में हमने बहुत सारे शेयर्स देखे जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न किए, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अपना अगला विप्रो कौन सा स्टॉक हो सकता है? आया था दिमाग में क्वेश्चन? बहुत सारे स्टॉक दिमाग में चल रहे, ये हो सकता है विप्रो हो सकता है, ये मेरे है ना। रिटर्न भी बहुत सारे कैलकुलेट किया, अगर मैंने 10 साल तक, 15 साल, 20 साल तक ये रख दिया तो ऐसा रिटर्न आ सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपको अपने अगले विप्रो तक पहुंचने के लिए आपका अगला विप्रो कौन हो सकता है, कौन से स्टॉक हो सकता है, ये जानने के लिए मतलब कौन से रूल को फॉलो करना है या कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ आइडिया है? नहीं है? ठीक है, खैर ये टॉपिक में ही तो नहीं थी, बट पावर ऑफ इक्विटी आपका अगला स्टॉक विप्रो, मतलब अगला विप्रो कौन सा स्टॉक हो सकता है, 5 मिनट में खत्म करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अपनी टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो जानना पहले ये कि मार्केट में पैसे बना कर रहे हैं सर, जानना ये है कि मार्केट में कंसिस्टेंट पैसा कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? इंस्टीट्यूशन, राइट? इंस्टीट्यूशन कौन है तो बता। स्टडी हाँ ठीक है, इंस्टीट्यूशन इन शॉर्ट ऐसा बोला जा सकता है कि जिनके पास बड़ा पैसा, बैंक, ठीक है। इंस्टीट्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है और कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड का जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है वो जैसे हम जानते हैं वॉरेन बफेट, है ना। इंडिया में नाम आता है राकेश झुनझुनवाला, रमेश धमानी, केडिया, इन लोगों का नाम आता है। आप लोगों को क्या लगता है, इन लोगों को, राकेश झुनझुनवाला को पहले से पता था कि टाइटन का 3 रुपया में इन्वेस्ट करे तो आगे चल के 3000 हो जाएगा? उस दिन पता था क्या? नहीं पता था। वॉरेन बफेट ने जब भी एप्पल के शेयर्स में परचेस इन्वेस्टमेंट किया होगा फर्स्ट टाइम, तो उन्हें पता था क्या कि आगे चल के एप्पल ये रूप लेने वाला है? प्रिडिक्शन किया था ना। प्रिडिक्शन तो उन्होंने एप्पल जैसे और भी 100 कंपनियों में किया होगा, समझ में आ रहा? प्रिडिक्शन तो ऐसा जरूरी नहीं कि वॉरेन बफेट ने प्रिडिक्शन कर दिया तो वो सही होगा। उन्होंने अगर 20 कंपनियों ने प्रिडिक्शन किया होगा ना, तो उनमें से 3 या 4 ही प्रिडिक्शन क्या हुआ होगा? सही हुआ होगा, और बाकी सब क्या हो गया होगा? बाकी सभी गलत हुआ। इवन वो इतना बड़ा फंड तैयार कर लिया उन्होंने मार्केट में। हम क्या कोशिश करते हैं कि जो भी फंड लेके मार्केट में आते हैं, हम तो ये सोचते हैं कि बस ये फंड अपना कैसे अच्छे रिटर्न देने शुरू कर दे, और हम लोग जिस स्टॉक में पैसे डाले वो स्टॉक क्या करे, चलना शुरू कर दे, ग्रो करना शुरू कर दे, यही सोचते हैं ना। तो यही सोचना अपना सबसे गलत है। इन्वेस्टमेंट का एक तरीका होना चाहिए, अपना अगला विप्रो पहचानने का एक तरीका होना चाहिए, समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं कि ये जानने के लिए हम लोग बहुत सारे यूट्यूब वगैरह देखना शुरू करते हैं, बिजनेस एनालिसिस करना शुरू करते हैं, बहुत सारी कंपनियों में पैसे डाल भी देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं किसी कारण से वो स्टॉक वापिस से नीचे आने लगता है, हमें लॉस दिखता है, तो हम क्या करते हैं? एग्जिट होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा रूल है हमें, और आपने ये सब यूट्यूब वगैरह में पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, अच्छे इन्वेस्टर्स ने, कि हमें अपना जो भी पूरा फंड है वो हमको कभी भी एक बास्केट में नहीं डालना चाहिए। सभी ने पढ़ा? डाइवर्सिफाई करना चाहिए हमें, कि जैसे हाँ, अगर अपने पास 1 लाख स्टॉक है तो कम से कम अपने 1 लाख स्टॉक को 6, 7, 8, 10 स्टॉक में कम से कम डाइवर्सिफाई करके क्या रखना है, दो प्रोडक्ट तो सही होंगे, बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके ऐसे करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि वर्ल्ड के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है ना, वॉरेन बफेट, उनका जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, मैं वैक्सीन हैथवे की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जिन कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया,
60% पैसा सिर्फ एक ही कंपनी में, टोटल फंड का 60% पैसा सिर्फ एक ही कंपनी में है। वो तो ये रूल फॉलो नहीं कर रहे। राकेश झुंझुनवाला का नाम सुना? उन्होंने जिन भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया उसमें से 75% पैसा एक ही स्टॉक में, उनका टोटल इन्वेस्टमेंट का 75% एक ही स्टॉक में, बाकी 25 का जो भी कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा। ये रूल तो वो भी नहीं फॉलो कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? प्रोफेशनल होने के बाद ठीक है, अभी मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। उन्होंने भी शुरू कैसे भी किया होगा, किया क्या उन्होंने, ध्यान से सुनो। हमें भी करना क्या शुरुआत में, मैं ये पावर ऑफ इक्विटी की बात बताता हूँ, उसके बाद हम अपनी टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, ये टॉपिक मेरी नहीं थी, बट ये पावर ऑफ इक्विटी आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि कैसे विप्रो तक पहुँचे, तो उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं। हमें करना क्या है, जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोग जिस भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आने वाले 2 से 3 साल में आपको इतना तो पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सी कंपनी खराब कर रही है। मान लीजिए आपने 10 स्टॉक को सेलेक्ट किया, ठीक है, 4 चले, अच्छे चल रहे हैं, और उन 3 से 4 सालों में क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनके रिजल्ट भी कैसे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। वो रिजल्ट उनके प्राइस में क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? इन मतलब कि आपकी कन्विक्शन उन स्टॉक में क्या हो रही है, बढ़ रही है। अभी आपसे भी आपने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया होगा ना आज तक स्टॉक मार्केट में, अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई एक अच्छा स्टॉक बता दो, सब बता देंगे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सभी बता सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से हमें 3 से 4 स्टॉक जो भी 10 में से अच्छा रिटर्न कर रहे होंगे, हमें उन्हें होल्ड करना, उन्हें क्या करना, होल्ड करके रखना। और जो खराब कर रहे हैं ना, अपने पोर्टफोलियो को खराब कर रहे हैं, उन्हें क्या करना, एग्जिट करना। अब हमें क्या करना, जब भी मार्केट में फॉल आती है, जब भी मार्केट में फॉल आती है, अब उन 4 स्टॉक में अपना सब कन्विक्शन क्या है, काफी बढ़िया कि आगे चल के ये काफी अच्छा करेगी। कैसे पता चला ये हमें, उसके 3-4 साल के रिजल्ट से पता चला। जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो किया है, कैसे अपने प्रॉफिट को, समझ में आ रहा है, वो प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमें करना क्या, और हम करते क्या थे पहले से, जब भी कोई भी स्टॉक में हमने इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक नीचे आने लगता है, हम एग्जिट कर जाते हैं, डरते हैं कि अरे फॉल आ गई, निकल जाता है और पता नहीं और नीचे चली जाएगी। हमें अब ऐसा नहीं करना। जो स्टॉक अच्छा कर रहा है, जो खराब कर रहा है, पहली बात उन्हें क्या करना, एग्जिट कर देना। क्यों करना, कि वो अपने काम वाले नहीं है। समझ में आ रहा है? वो अपनी पोर्टफोलियो को क्या करेंगे, खराब करेंगे। ये जो 4 अच्छा कर रहे हैं ना, अब उनमें हर एक फॉल में उन्हें क्या करना है, एक्यूमुलेट करना। क्या करना है, एक्यूमुलेट करना। हमने कभी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कि हमने वो एक स्टॉक पिक करना है जो अपना विप्रो हो जाए। वो 10 में से वही एक होगा जो आपका विप्रो बनेगा। समझ में आ रहा है? इसका सिंपल सा यही एक रूल है। कोई रूल फाइंड आउट करने मत जाओ मार्केट में कि ये स्टॉक का पी ऐसा ऐसा है तो ये आगे 10 साल में ऐसा कर देगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कितना भी फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, समझ में आ रहा, पता चले आज स्टॉक का बिजनेस कुछ और है, 2 साल के बाद कुछ और ऐड ऑन हो जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी किसी स्टॉक में, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में चेंज हो जाए। समझ में आ रहा है? बट होना क्या चाहिए कि जो भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करें, आपका कन्विक्शन क्या होना चाहिए, समझ में आ रहा है? हर फॉल में उसे क्या करना है, आपको ऐड ऑन करना, एग्जिट करना नहीं। अगर हम एग्जिट कर दिए तो हम अपने आने वाले अगले विप्रो से क्या हो रहा है, एग्जिट हो। हर किसी को भी वो विप्रो तक पहुंचना है ना, तो विप्रो ने 1 साल में वो रिटर्न नहीं दिया, 2 साल में नहीं दिया। समझ में आ रहा है? उसको टाइम लेगा। इतने टाइम तक आपको किसी स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, और आगे आने वाले 20 साल में वो विप्रो कौन हो सकता है, आज के डेट पे कोई नहीं बता सकता। कोई बता सकता है, लेकिन अगर 10 सेलेक्ट करें ना, उसमें से कोई एक हो सकता है। और वो एक कौन होने वाला है, उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये तरीका है। समझ में आ रहा? जो तरीका वॉरेन बफेट ने यूज किया, किसने यूज किया, कोई उन्होंने टेक्निकल पढ़ाई नहीं करी। जिस प्रेडिक्शन, जिस फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस की हम लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने उस जैसी बहुत सारी कंपनियों में लगाई, बहुत में फेल हो गई और बहुत कम में क्या हुई, चली।
समझ में आ रहा है? तो कितनी भी स्टडी करो, जब तक इन तरीकों से कि बड़े कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या तरीका था उनका कि वो आज वहां तक है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, वही चीज फॉलो करनी पड़ेगी, कितना भी फंडामेंटल टेक्निकल पढ़ाई हो। समझ में आ रहा है? यूट्यूब में क्या होता है, बहुत सारे इंडिकेटर, ये सब सारी चीजें सिखाई जाती है, यही यही होता है ना। देखा होगा ना आप लोगों ने यूट्यूब बहुत जगह पे देखा होगा। समझ में आया? वॉरेन बफेट कोई टेक्निकल नॉलेज यूज नहीं करा, सिंपल सा उन्होंने ये चीज किया, जिस भी स्टॉक में उनका कन्विक्शन बढ़ा, लाइक एप्पल, समझ रहे, कोरोना काल में गिरा और खरीदा उन्होंने, जब गिरा तब खरीदा, जब गिरा तब खरीदा, आज जाके अब आपको क्या लग रहा है ना अगले 10 साल में एप्पल क्या होने वाला है? आप मोबाइल यूज करना बंद कर देंगे आप लोग एप्पल, देख रहे हैं ना किस तरीके से बिक रही है। उन्हें करना क्या है, सिर्फ एक पॉइंट आगे बढ़नी है, फिर मेरा लग जाता खरीदने के। समझ रहे, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर उसका ग्रोथ क्या हो रहा है। अब बताओ किसी भी फॉर्म में आप एप्पल जैसे शेयर्स को बेचेंगे कि खरीदेंगे? उन्होंने 10 पे भी खरीदा है, 100 पे भी खरीदा है, 1000 पे भी खरीदा है। समझ आ रहा है? हम क्या करते हैं कि ऐसा कोई स्टॉक पिक कर ले कि 3 रुपए पे खरीदे, 3 रुपए के नीचे जा ही ना। अब 3 पे खरीद लिया, 300 होगी तो नहीं खरीदना। नहीं, अगर कन्विक्शन है आपका कि आगे 20 साल में अपना विप्रो होने वाला है, तो आपने अगर 330 पे खरीदा ना 30 रुपए पे, तो उसको 300 पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। समझ में आ गया कि अब आपका अगला विप्रो कैसे सिलेक्ट करना, समझ में आ गया सभी को? आया आपको? आपको समझ में आ गया? आपने ढूंढना शुरू कर दिया लग रहा है, हाँ? ऐसा नहीं सुन, दिमाग में कुछ तो चल रहा है, नहीं सर, कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, आप में से किसी ने तो सेलेक्ट कर लिया होगा कि अगला विप्रो कौन सा हो सकता है, पक्का किसी ने तो सोच लिया होगा। टाटा का ही होगा। हाँ, टाटा का कौन सा? टाटा पावर हो सकता है। परफेक्ट, ठीक है। उन्होंने अब आपको देखो क्या, अब आपका टाटा पावर आपका अगला विप्रो हो सकता है। समझ में आ रहा? कैसे कन्विक्शन बढ़ी इनकी, आप कुछ बता सकते हैं पॉइंट, कैसे आपने टाटा पावर को साइन किया? क्यों? किसी भी स्टॉक के पीछे कन्विक्शन जो भी इनका हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगी, कुछ ना कुछ तो फैक्टर होगा, फंडामेंटल टेक्निकल कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्या क्या सोच के आपने टाटा पावर बताया? टाटा पावर आने वाले टाइम पे हर चीज लॉन्च कर रहा है, हर चीज में और उसने हाँ, तो उसी का ये है कि टाटा। ठीक है। जैसे आपने कभी देख ही रहे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, अब आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इतने आ रहे हैं, आने वाले टाइम पावर पे के जितने भी प्लांट हैं होंगे, समझ आ रहा है? टाटा पावर देख रहे हो कितना तेजी से उन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आगे आने वाले कुछ 5 से 10 साल 20 साल में टाटा पावर के लिए कैसा हो सकता है। तो अभी क्या लग रहा है आपको कि अगर टाटा पावर एक आध महीने में 2 महीने में 10-20% नीचा है, तो आप बेचेंगे कि खरीदेंगे? खरीदेंगे। फिर एक साल में मान लीजिए 10-20% बढ़ गया, 30% 40% बढ़ गया, फिर अचानक से कोई फॉल आती है, जैसे अभी कुछ हफ्तों पहले आई थी, फिर से आई फॉल, तो आप क्या करेंगे? फिर एक्यूमुलेट करेंगे कि खरीदे हुए शेयर्स को बेच देंगे? खरीदेंगे ना। तो आपको करना क्या है, आपसे याद है, तो आपका टाटा पावर आने वाले 10 से 20 साल में आपका विप्रो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग मतलब मैं भी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ टाटा पावर, ठीक है, तो हो सकता है। अब इसको विप्रो बनाना कैसे है आपको बताया मैंने, ये तरीका समझ में आ गया सभी को? आपको आ गया? आपको आ गया? आ गया आपको? आपको आ गया? आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे क्या बताया मैंने अभी, कैसे अपना अगला विप्रो कैसे सेलेक्ट करना है? सर जितना नीचे गिरेगा उतना खरीदना। इनको जानना बहुत जरूरी है, इनको जानना जरूरी है, इनको जानना, इन लोगों को जानना बहुत जरूरी है। क्या बताया अभी मैंने? मार्केट डाउन जाएगी। हाँ, किसी भी स्टॉक को उठा लेना, कैसे भी उस स्टॉक तक कैसे पहुंचना है। बेस्ट स्टॉक को होल्ड करके रखना है। मैंने एक एग्जांपल दिया 10 स्टॉक का, आपका कितना भी स्टॉक हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, हाँ आप बताइए, सभी ध्यान से सुनेंगे आप, जिनका मिस हो गया होगा रिवीजन हो जाएगा। हाँ
3 से 4 साल तक आपको समझ में आ जाएगा। फिर जो अच्छे रिटर्न नहीं दे रहे उन्हें क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट करना है। बाकी अच्छे कर रहे हैं। हाँ, फिर समझ में आ गया। ये सबसे बेस्ट तरीका है अपना पोर्टफोलियो बनाने का। बेस्ट स्टॉक ढूंढने की कोशिश मत करो, कोई ढूंढ नहीं सकता आज के डेट कि आगे 10 साल में क्या क्या होने वाला है, लेकिन ये तरीके से आप जा सकते। समझ में आ गया। मार्केट का कोई रूल नहीं है। penny stocks है उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? सर वो दे भी सकते हैं, कभी देते हैं तो उतना दे देते हैं तो हाँ। बहुत ज़्यादा दे देते हैं, हाँ। नहीं देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा। तो आपने कभी आपने रिसर्च करी है कि टॉप 100 पेनी शेयर्स में आगे 2 से 3 साल, 5 साल, 10 साल में कितने % पेनी शेयर्स चले? बहुत ही कम चले। फिर पता लगा 100 में से 10 खरीद लिया और 10 के 10 नहीं चले। समझ में आ रहा है? पेनी शेयर्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन करिए। पेनी शेयर्स जो होते हैं जो बहुत ही कम अमाउंट के होते हैं, जो 1-2 रुपए के होते हैं या उससे भी कम के होते हैं, उसमें हम लोग अमाउंट डाल के ज़्यादा शेयर्स ले सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब हम लोग अपनी टॉपिक शुरू करते हैं। आई होप आपको ये पावर ऑफ इक्विटी आपके काम कैसे आ सकती है, आपको कैसे अपना अगला वीडियो सिलेक्ट करना, सभी का आंसर मिल गया होगा। ठीक है, मिल गया आपको? ठीक है, तो ये जो हम लोग अभी कैलकुलेशन कर रहे थे ना, ये सब कैलकुलेशन का मुझे नहीं लगता अभी यहाँ पे कोई मतलब। अब हमको क्या करना है, ये कैलकुलेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है कि अपने पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट कैलकुलेट करो ना कि कितना हो गया आगे 10 साल में, 20 साल में। इनके वाले को करके क्या मिल रहा है हमको, इंस्पिरेशन। समझ में आ रहा है? तो अब ऐसे कैलकुलेशन करो। जो हम लोग कैलकुलेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ना, हो सकता है कैलकुलेशन कभी गलत सही हो जाती है, समझ में आ रहा है, लेकिन कोई उसका मीनिंग नहीं था। हमें देखना है कि आज हम यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि अब मैंने शुरुआत में ही बोला कि मार्केट में एक ग्रुप है, मतलब इंस्टीट्यूशन है जो कि सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं। इंस्टीट्यूशन 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? 2 टाइप के, प्राइवेट, गवर्नमेंट। मैंने 2 टाइप के बताया कि वो, हाँ, इंस्टीट्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन और एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। आया समझ में आपको? कितने टाइप के इंस्टीट्यूशन होते हैं? कौन कौन से? कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। कॉर्पोरेट का मतलब जैसे एग्जांपल में HDFC बैंक, कॉर्पोरेट, LIC, सब जितने भी बैंक्स हो गई, जितने भी ऐसे फंड हाउसेस हो गए, म्यूचुअल फंड हो गया, समझ रहे हैं, जो पब्लिक का पैसा लेके मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है। और एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन मतलब कि जो अपने नाम से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिविजुअल अपने नाम से। समझ में आ रहा है? लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया, राकेश झुनझुनवाला थे, रमेश दवानी, समझ में आ रहा, मोतीलाल ओसवाल, समझ में आ रहा, विजय केडिया, ये लोग क्या हो गए? इंडिविजुअल हो गए। कॉर्पोरेट क्या हो गया? बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गया। ठीक है, ठीक है। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन कौन है? इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन कौन है? क्या बताया? हाँ, यहाँ पे सही आंसर आया। क्या? LIC ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन कौन है? ठीक है। और मार्केट में जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, 80 to 95% पैसा इन्हीं इंस्टीट्यूशन के पास है। समझ में आ रहा? बाकी 10 में हम लोग हैं। मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे कम में ही हम लोग। तो मार्केट को कौन होल्ड कर रहा है? कौन होल्ड कर रहा है? बोलना है। कौन होल्ड कर रहा है मार्केट में? जिनके पास पूरा मार्केट का 80 to 90, नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसा 80 to 90% पैसा
बाकी 10 अपने पास है, तो मार्केट में कौन होल्ड कर रहा है? ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि मार्केट चलती कैसे? मार्केट, स्टॉक मार्केट चलती है, जनरल मार्केट चलती कैसे? समझ में आ रहा है? बाय कौन करता है? बायर। सेल कौन करता है? सेलर। इन शॉर्ट की मार्केट चलती है बायर और सेलर से। मार्केट कैसे चलती है? नींद तो नहीं लग रही है ना किसी को? नींद नहीं आ रही है ना? ठीक है। मार्केट कैसे चलती है? बायर और सेलर। तो बायर क्या क्रिएट करता है मार्केट में? बायर क्या क्रिएट करता है? डिमांड। बायर क्या क्रिएट करता है मार्केट में? डिमांड क्रिएट करता है। और सेलर क्या क्रिएट करता है? सप्लाई क्रिएट। वेरी गुड, सही बता रहे हैं। बायर क्रिएट करता है डिमांड, सेलर क्रिएट करता है सप्लाई। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जब LIC जैसा बायर इंडिया किसी स्टॉक में आएगा, LIC जैसा इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन जब भी किसी स्टॉक में बाइंग करेगा तो स्टॉक में क्या होगा? डिमांड करेगा। वो हाई करेगी नहीं करेगी वो तो बात की बात है। बायर है ना, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या क्रिएट होगा? डिमांड क्रिएट होगा कि नहीं होगा? अभी मैंने बताया बायर क्या क्रिएट करेगा, और इंस्टीट्यूशन LIC ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? बाय कर रहा है। किसी भी स्टॉक में जब भी बाय करेगा, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, तो स्टॉक में क्या क्रिएट होगा? डिमांड। और जब LIC किसी स्टॉक में स्टॉक्स को क्या करेगा? सेल करेगा, शेयर्स को सेल करेगा, बेचेगा, तो क्या क्रिएट होगा? आप सभी को पता है इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है कि जब भी डिमांड क्रिएट होती है स्टॉक मार्केट, जनरल मार्केट में किसी भी चीज की, अगर डिमांड क्रिएट हुई बढ़ी तो महंगा हो जाएगा। डिमांड बढ़ी और सप्लाई भी बढ़ गई, अब सिर्फ डिमांड बढ़ने से प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। समझ रहे? अगर डिमांड बढ़ी और उस हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ पाई, मैच नहीं हो पाई, तो प्राइस क्या होगा? वही ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? इट मीन्स क्या हो रहा है? जब भी कभी भी डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा डिसमैच हो जाएगी, डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा क्या होगी? डिसमैच हो जाएगी, तो प्राइस क्या होगी? ऊपर जाएगी। तो इस डिमांड सप्लाई को पहचानने का कोई ना कोई तो तरीका होगा जिससे हम पता लगा सके कि कब कौन से स्टॉक में कहाँ डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई है, कब क्वांटिटी ज़्यादा, कब कहाँ पे डिमांड और सप्लाई ज़्यादा डिसमैच होने वाली है। क्या कोई तरीका होगा पहचानने का? एनालिसिस है, ठीक है। हाँ जी। स्टॉक मार्केट में जब भी कभी भी कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन एंटर करता है, जब भी कभी भी कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन एंटर करता है, बाई करता है किसी भी स्टॉक में, तो वो एक तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ऑटोमेटिक वो जब भी बाइंग आएगी ना बंच वाली, तो ऑटोमेटिक एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। उस स्ट्रक्चर से आप पता लगा सकते हैं कि इस स्टॉक में इंस्टीट्यूशन की बाइंग हो रही है। समझ में आ रहा है? और हमने अभी शुरुआत में ही समझा था कि मार्केट में पैसा कौन बना रहा है। अभी शुरुआत में ही पढ़े ना हम लोग, कौन पैसा बना रहा है। अभी ये सब लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी जब लिखना होगा जो मैं बता दूंगा, ठीक है। कौन बना रहा है? इंस्टीट्यूशन बना रहा है। कौन बना रहा है? इंस्टीट्यूशन बना रहा है। जब किसी भी स्टॉक में कोई इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है, तो क्या आप उसके साथ बाय करना चाहेंगे? बाय करना सही रहेगा? सही रहेगा। जब वो पैसे बना रहे हैं, अगर हम उनके साथ एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं उनके साथ, तो हम भी क्या करेंगे? तो बना रहे हैं ना वो पैसे आज तक, इसलिए टिके हुए। समझ में आ रहा? हम तो नहीं बना रहे, इसीलिए 100 लोग मार्केट में आते हैं, उनमें से 99 क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। हम अपने रिटेलर की बात कर रहे हैं, 100 आते हैं, 99 क्या होते हैं? गायब होते हैं। और इंस्टीट्यूशन जब से मार्केट चल रही है आज तक मार्केट में क्या है? टिका हुआ। तो अगर मार्केट में टिके रहना, भाई क्या चल रहा है?
ठीक है। अभी क्या बता रहा था मैं? जो भी इंस्टीट्यूशन के साथ बाइंग और सेलिंग करेगा वही प्रॉफिट बनाएगा, बाकी नहीं बनाएंगे। और 99% लोग जो होते हैं, 100 में से 99% लोग जो होते हैं वो लॉस करते हैं और बाहर हो जाते हैं, और 1% ही जो है जो पैसा बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। और हमें अगर मार्केट में टिके रहना, ठीक है, अगर मार्केट में टिके रहोगे तभी बनेगा। समझ में आ रहा है? मार्केट में टिकने कोई नहीं आता है, मार्केट में सब क्या करने आते हैं? कमाने आते हैं। कोई ऐसा है जो टिकने आया आज तक? आज तक, अब से पहले जब भी कोई भी मार्केट में एंटर करता है ना, वो कमाने के इरादे से आता है। 1 लाख रुपए डाला है, महीने का 10%, 20%, 30%, सब कैलकुलेशन हो जाता है ना। मार्केट में कभी कमाने मत आओ। जो कमाने आया कोई कमा नहीं आएगा। इंस्टीट्यूशन भी कमाने नहीं आता। मार्केट में कैसे बने रहना उससे पता है। वो अपने हर फंड को, जितना भी फंड जिस भी स्टॉक में डाल रहा है, उसको हेज करके रखता है किसी ना किसी तरीके से। समझ में आ रहा है? तो अगर मार्केट में टिके रहना है तो क्या करना है हमें? रिटेलर के साथ जाना है कि इंस्टीट्यूशन के साथ जाना है? ठीक है, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं कि इंस्टीट्यूशन को हम लोग कैसे ट्रैक करेंगे मार्केट। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी असिस्टेंट में आप लोगों को यहाँ पे 2 एनालिसिस बताई होगी, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। तो अब हम लोग जो भी चीज़ों पे बात करेंगे वो सब की सब क्या होंगी? टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में वो कुछ स्ट्रक्चर छोड़ के जाता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी स्टॉक में इंस्टीट्यूशन की बाइंग आ रही है, उसके पीछे की लॉजिक में बताओ कैसे। ठीक है, तो ऐसे 4 स्ट्रक्चर है पहचानने के कि कब इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है, कब इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है। बट समय के अभाव के कारण मैं चारों स्ट्रक्चर आपको आज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2 आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगा, बाइंग के बता दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करें। चलो, अब आप में से बहुत सारे ज़्यादातर लोगों ने कभी ना कभी तो कोई ना कोई शेयर्स परचेस किया हुआ और आप लोग बता रहे हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर मार्केट में चलो ठीक है, ध्यान से देखते हैं। अगर मान लेते हैं मुझे 100 शेयर्स खरीदने हैं, किसी भी स्टॉक के 100 शेयर्स क्या करने हैं? खरीदने हैं। कितने रुपए पे? 100 रुपीज़ पे। समझ में आ रहा है? तो मैं ये 100 शेयर्स 100 रुपीज़ पे कब परचेस कर पाऊंगा? जब उस 100 रुपीज़ पे 100 क्वांटिटी सेलर होगा। राइट? क्या बिना सेलर के आप खरीद सकते हैं? जनरल मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मार्केट में आप मान लीजिए प्याज खरीदने गए, आपको 5 किलो प्याज चाहिए, मार्केट में है भी 5 किलो प्याज, खरीद पाएंगे? 2 किलो है तो आप कितना खरीद पाएंगे? बाकी का 3 खरीद पाएंगे आप? नहीं। जब भी मार्केट में आएगी तब क्या करेंगे आप? तो मार्केट में हर एक बायर को, जैसे भी हम लोग हर बायर को एक सेलर की, हर सेलर को एक बायर की जरूरत होती है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से जब LIC ऑफ इंडिया या कोई भी इंस्टीट्यूशन मार्केट में बाय करने आएगा, वो 1-2 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, लाख क्वांटिटी बाय नहीं करता, वो करोड़ों में क्वांटिटी बाय करता है। क्या करता है वो? करोड़ों में क्वांटिटी बाय करता है। तो आप सिंपल सा समझिए ना कि जब वो इतनी बड़ी क्वांटिटी बाय कर रहा है किसी प्राइस बैंड के बीच में, तो इसको 1 करोड़ क्वांटिटी बेचता कौन है? अपने पास तो 10% है, बेच कौन रहा है उनको? सेलर बेच रहा है ना। तो क्या हम ही तो सेलर है, या कोई और दूसरा इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो करोड़ों में क्वांटिटी क्या कर रहा है? बाय कर रहा है। समझ में आ रहा है? अगर हम पूरे कानपुर में मिला देना, अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन किसी स्टॉक में परचेस कर रखा होगा, मान लीजिए वेदांता का ही ले लेते हैं, VDL का ही ले लेते हैं। VDL का पूरे इंडिया में जो रिटेलर इन्वेस्टर है ना, रिटेलर की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे ज्यादा तो LIC की बात कर रहा था। जितना रिटेलर ने VDL के शेयर्स बाय कर रखे हैं ना, पूरा मिला के ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, उससे ज्यादा शेयर्स तो LIC ने अकेले बाय कर रखा है। समझ में आ रहा है? तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है
कि जब इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जब भी मार्केट में एंट्री करेगा, इतनी बड़ी ऑर्डर जब वो बाय करने के लिए डालेगा, तो सेलर कौन होगा और वो किस तरीके से उतनी पूरी क्वांटिटी एक बार में एग्जीक्यूट करा पाएगा क्या? करा पाएगा क्या? आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? आ रहा है सही में? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो क्या वो अपनी पूरी 1 करोड़ क्वांटिटी एक बार में एग्जीक्यूट करा पाएगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि उतने सेलर ही मार्केट में उस टाइम नहीं होंगे। तो वो क्या करेगा, अपनी पूरी बड़ी क्वांटिटी को 1 दिन 2 दिन, उसको कई साल लग जाएंगे एग्जीक्यूट कराते कराते। समझ में आ रहा है? कई साल लग जाते हैं एग्जीक्यूट कराते। जितनी बड़ी क्वांटिटी उतना ज़्यादा टाइम लगता है। समझ में आया? तब जाके वो ऑर्डर क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। और अपने पूरे ऑर्डर को वो एक बार में पंच नहीं करते आप। जैसे मुझे 100 शेयर चाहिए तो मैंने 100 शेयर एक बार में क्या किया, पंच कर दिया। अगर वो अपने इतने बड़े ऑर्डर्स को एक बार में यहाँ पे पंच करेंगे, एग्जीक्यूट तो होने वाला है नहीं, क्यों हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर देख के मार्केट में भूचाल जरूर आ जाएगा। सर समझ में आ रहा है? पक्का? तो इतना बड़ा ऑर्डर देख के मार्केट में क्या होगा, भूचाल आएगा। मतलब शेयर प्राइस क्या होगी, ऊपर की तरफ ऊपर जाएगी। लेकिन इनको फायदा होगा क्या? क्यों नहीं होगा? सर उनको टाइम उसका प्रिंट करना पड़ेगा। क्यों नहीं होगा इनको फायदा? इनको फायदा क्यों नहीं होगा? इतनी बड़ी ऑर्डर उन्होंने एक बार मार्केट में पंच कर दी। समझ में आ रहा है? इतना बड़ा ऑर्डर इनका एग्जीक्यूट नहीं हुआ और प्राइस क्या हुई, ऊपर चली गई। इतना बड़ा ऑर्डर देख के हम लोगों को, रिटेलर को पता चल गया कि बहुत बड़ी क्वांटिटी आई है मार्केट में, मतलब शेयर्स में कुछ तो है, और हम बाय करना शुरू कर देंगे ऊपर और मार्केट। लेकिन ये बेचारे रह जाएंगे यहाँ। तो हाँ, तो इनको फायदा होगा क्या इस चीज़ का, मार्केट अगर ऊपर चली गई तो? क्या आंसर दिया बेटा? एकदम पर समझ में आया क्या आंसर दिया? इनको फायदा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पंच तो कर दिया लेकिन इनके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? इसका सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए आपने 100 रुपए पे 100 क्वांटिटी बाय करने के लिए, और स्टॉक प्राइस 101 से ही चली गई ऊपर, 100 आई नहीं, 101 से क्या हुई, आपका एग्जीक्यूट हुआ क्या? अब वो 101 से 110, 120, 150 पहुंच गई, आपको कुछ मिला क्या? क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ठीक है सर, आपको कुछ भी पूछना है अगर इस चीज से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं ना? हाँ, क्योंकि अगर यहाँ से एक भी पॉइंट मिस हो गया ना तो आगे जो हमें मिलेगा सब, ठीक है, मिस हो जाएगा, तो इनको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि ये पूरा जितनी भी इतना बड़ा ऑर्डर एक बार में पंच करेंगे ये लोग, वो अपने ऑर्डर्स को इस तरीके से पंच करेंगे ना कि मार्केट में लोगों को पता ना चले कि इतना बड़ा ऑर्डर आ रहा है। और टुकड़ों में क्या करते हैं वो लोग, एक्यूमुलेट करते हैं। टुकड़ों में क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। लेकिन जब वो पहली बार एक्यूमुलेट करते हैं, पहली बार जब खरीदते हैं ना, तो अपने कुछ वो फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं मार्केट कि वो आ गए, उससे उनके परिस्थिति का पता चल जाता है कि मार्केट में इस स्टॉक को इस रेंज में कोई इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, खरीद रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ों को, इन स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने तो टेक्निकल एनालिसिस ही पहली बार सुना होगा, है ना? जिन्होंने पहली बार टेक्निकल एनालिसिस ही सुना होगा। इस टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए, उन स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले हमको कैंडल्स पता है आपको मार्केट में? पता है कैंडल्स के बारे में कभी सुना है मार्केट में? रेड कलर की, ग्रीन कलर की होती है सर, मार्केट अप डाउन के हिसाब से। हाँ, कुछ कैंडल्स बनती है, सर दिखाइए कैंडल्स एक बार। हाँ, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, सब कैंडल्स है, रेड कैंडल्स, ग्रीन कैंडल, दिखाई दे रहा है सभी को? इन कैंडल से हम लोग डिमांड सप्लाई समझ जाएंगे।
और इन कैंडल के स्ट्रक्चर से ही हमें पता चल सकता है कि कौन से स्टॉक में कब इंस्टीट्यूशन आ रहा है, कब एग्जिट कर रहा है। ठीक है, बट ये समझने के लिए पहले हमको ये कैंडल्स कैसे बन रही है देख रहे हैं। इसमें बहुत की बॉडी बहुत बड़ी है, बहुतों की बॉडी बहुत छोटी है। किसी में दिख रहा है विग बहुत बड़ा बड़ा है, दिख रहा है, इसमें बॉडी बड़ी है, इसमें छोटी है। तो ये क्यों ऐसे बन रही है? पहले इन चीज़ों को हम लोग 5 से 10 मिनट में क्या करते हैं, समझते हैं। क्या करते हैं, समझते हैं। तब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा आगे का, तब अच्छे से समझ में। तैयार है सभी? तैयार है? तैयार है? रेडी है? ठीक है, शुरू करें। कहने के पहले जरूरत पड़ेगी, चल। जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इन्हें हमें कलर दो ही दिखाई दे रहा है। बॉडी भले छोटी बड़ी बन रही है, दो ही कलर दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा? ग्रीन और ग्रीन कलर क्या इंडिकेट कर रही है? जो भी कैंडल ग्रीन फॉर्म हुई है वो क्या इंडिकेट कर रही है कि उस, अभी इसमें देखो आपको बहुत सारे टाइम फ्रेम दिखाई दे रहे होंगे। वो दिख रहा है एम, दिख रहा है एम, उसके बगल में डेली, ये देखो आप सब दिखाइए, ये टाइम फ्रेम दिख रहा है, ये 15 मिनट, 1 आवर, डेली, मंथली दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे देखो एम पे क्लिक है, एम मतलब मंथली, मतलब ये एक कैंडल फॉर्म होने के लिए ना पूरा 1 महीना लग रहा है। कितना महीना लग रहा है? 1 महीना। मतलब किसी भी मंथ के पहली तारीख को कोई भी कैंडल किस प्राइस पे ओपन हुई, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर यार नहीं तो सब समझ में आया ना, कुछ सीख के जाना ना अच्छा नया, तो प्लीज़ यही पे ध्यान दीजिए। मोबाइल को अभी 1-1.5 घंटे के बाद आपको देखना ही, आपके पास ही रहेगा, समझ रहे? हाँ, कुछ अच्छा लेके जाना है तो, नहीं तो आप मोबाइल यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप अगर टाइम दे के आए अपना संडे का बहुमूल्य जो समय आप दे के आए, कुछ लेके जाए यहाँ से अच्छा, बस इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। ठीक है, अब इसके आगे से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अगर हमने एम सेलेक्ट किया, मतलब एक कैंडल फॉर्म होने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 1 महीना। मतलब किसी भी महीने की 1 तारीख को कोई भी प्राइस, कोई भी स्टॉक किस प्राइस पे ओपन होता है। मान लेते हैं टाटा पावर की बात करते हैं। कौन से स्टॉक की बात करते हैं? टाटा पावर की। आज का तारीख है 1 अप्रैल, ठीक है, और अभी लिखने की जरूरत नहीं, जो भी लिखना होगा ना मैं बता दूंगा आपको, जो चीज आपको नोट करनी है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, आज की तारीख है 1 अप्रैल, ठीक है। टाटा पावर ये ओपन होता है कितने रुपए पे? 100 रुपए, मतलब आज के डेट पे उसकी प्राइस क्या हो रही है? चल रही है। ठीक है, ये 30 अप्रैल को, या तो 100 भी रह सकती है ये पूरे 1 महीने में, 100 के ऊपर भी रह सकती है, 100 के नीचे भी रह सकती है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ना। 1 तारीख को इसकी प्राइस 100 रुपए है, ठीक है। 1 महीने के बाद 30 तारीख को, 30 अप्रैल को, इसी टाटा पावर की प्राइस 100 रुपए भी हो सकती है, 99 भी हो सकती है, 98 कितनी भी हो सकती है, समझ में आ रहा? 100 से अधिक भी हो सकती है और 100 के नीचे भी हो सकती है। तो सिंपल सी चीज है, अगर 1 महीने के बाद टाटा पावर की प्राइस 100 रुपए से कम हुई, 100 रुपए से कम हुई, तो कैंडल कौन से कलर की फॉर्म होगी? रेड। समझ में आ गया? आ गया समझ में? और अगर 30 तारीख को 1 महीने के बाद टाटा पावर की प्राइस 100 रुपए के ऊपर क्लोज हुई, 10 पैसा भी ऊपर क्लोज हुई, ग्रीन, तो कौन से कलर की फॉर्म होगी? ऐसे कलर डिसाइड होता है।
सभी को समझ में आएगा कलर कैसे डिसाइड होगा? इसी तरीके से कि अगर किसी भी स्टॉक का ओपनिंग पॉइंट ये ओपन पॉइंट है ना, 1 तारीख को इतने में ओपन हुई थी, अगर क्लोजिंग पॉइंट ओपनिंग पॉइंट से अधिक होगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर क्लोजिंग पॉइंट ओपनिंग पॉइंट से ऊपर होगा तो कैंडल ग्रीन कलर की फॉर्म होगी, ठीक है। और अगर क्लोजिंग पॉइंट ओपनिंग पॉइंट से नीचे होगा तो कैंडल आ गया सभी को समझ में? पक्का डन? आ गया ना? अभी पूछूंगा मैं, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखते हैं। कैंडल में आपको 2 पार्ट दिखाई दे रहा होगा, एक तो आपको सॉलिड पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये बॉडी जैसा सॉलिड पार्ट दिखाई दे रहा है, और एक आपको एक छोटी छोटी वीक दिखाई दे रही है, 2 पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक कैंडल में 2 पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, एक जगह पे वीक दिखाई दे रही है, लाइन जैसा पार्ट है, और एक जगह पे बॉडी दिखाई दे रही है, सॉलिड पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। कलर कोई भी हो तो याद रखना, किसी भी कैंडल की बॉडी, ठीक है, किसी भी कैंडल की बॉडी कैसे फॉर्म होती है? उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग से क्या होती है? बॉडी डिसाइड होती है। समझ में आएगा सभी को? बॉडी कैसे डिसाइड होती है, कैसे बनती है, और क्लोजिंग। और वीक कैसे डिसाइड होता है? ऊपर का, कि वो 1 महीने में उसने कितना हाई बनाया और कितना लो बनाया, उससे क्या डिसाइड होता है? लाइन डिसाइड। सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान से ओपनिंग, उसका हाई और लो से ओपनिंग और क्लोजिंग हो गई, उन दोनों को हमको अभी यहाँ पे बताऊंगा मैं, उन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो उससे बॉडी बन जाएगी, और उसने कितना हाई बनाया और कितना लो बनाया वो हमको किससे पता चलेगा? वीक से पता चलेगा, लाइन जो हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखो यहाँ, इस कैंडल का जिससे पूछूंगा वही बताएगा, आपको बताएगा, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई कैंडल है, ठीक है, कलर कौन सा? रेड। तो इस कैंडल में ओपन पॉइंट कहाँ है? ओपनिंग पॉइंट क्या होगी इसकी? बॉडी के हाई पे, समझ में आ रहा? और क्लोजिंग समझ में आ रहा? तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका ओपन पॉइंट क्लोजिंग पॉइंट से ज्यादा है, इसका क्लोजिंग पॉइंट ओपनिंग पॉइंट से ज्यादा है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका क्लोजिंग पॉइंट ओपनिंग पॉइंट से नीचे है, तो इसलिए इसका कलर क्या फॉर्म हुआ? रेड। यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, बट इसने इतना लो बनाया था, ये जो वीक है आपको नीचे दिखाई दे रहा है, उसने उतना क्या बनाया था? लो। लो तो बनाया, लेकिन ऊपर जाके क्या हो गया? क्लोज हो गया। समझ में आ रहा? इतना समझ में आएगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, एक कैंडल अभी तक नहीं भी समझ में आया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक कैंडल फॉर्म होने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है, समझ में आ रहा? ओपनिंग पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट, हाई और लो, समझ में आ रहा है? कौन से 4 चीजों की जरूरत होती है? ये 4 पॉइंट हमें चाहिए होते हैं। अगर 4 पॉइंट अपने पास है तो हम लोग कोई भी कैंडल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा है? ये हो गई ओपनिंग, ये हो गई क्लोजिंग, ये हाई और ये लो, ठीक है। अब मानते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कोई स्टॉक है, वो ओपन होता है 500 रुपीज। कितने रुपए पे? 500 रुपीज में क्या होता है? ओपन, ठीक है। कोई भी टाइम फ्रेम, यहाँ पे सिर्फ मंथली नहीं, डेली का टाइम फ्रेम हो, अगर मान लीजिए डेली का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहा है ना, तो एक कैंडल फॉर्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा? एक दिन। समझ में आ रहा है? अगर हमने मंथली में सेलेक्ट किया तो एक कैंडल फॉर्म होने के लिए कितना? अगर हमने 15 मिनट सेलेक्ट कर लिया, हर 15 मिनट के बाद
और उस 15 मिनट में उस स्टॉक ने क्या हाई बनाया, क्या लो बनाया, कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ से क्लोज हुआ, उसके हिसाब से कैंडल फॉर्म होगी। ठीक है, चल तो मान लेते हैं XYZ किसी भी टाइम फ्रेम का, किसी भी टाइम फ्रेम का ये एनालिसिस हो, तो मान लेते हैं कि जिस भी टाइम फ्रेम का होगा उसका ओपन पॉइंट क्या है 500 है, उसका क्लोजिंग पॉइंट है 520, ठीक है, इसका हाई 525 और इसका लो बनाया इसने 490, ठीक है। तो अब देखो कैंडल फॉर्म कैसे होगी। सबसे पहले मैंने बताया था कि बॉडी कैसे फॉर्म होगी, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। तो हमें सबसे पहले करना है ये ओपन पॉइंट को लेना, ठीक है। तो हमने ले लिया, ये हो गया अपना ओपन पॉइंट। यहाँ पे प्राइस क्या है 500, क्लोजिंग पॉइंट क्या है 520। ये हो गया अपना ओपन पॉइंट 500, इसका क्लोजिंग पॉइंट इससे ऊपर है कि नीचे? बस ओपन पॉइंट और हाई पॉइंट को हमें क्या करना है, इससे बन गई बॉडी, कैंडल की क्या बन गई बॉडी। अब बताइए बॉडी ग्रीन कलर की होगी कि रेड कलर की होगी? कैसे होगी? क्योंकि इसकी क्लोजिंग पॉइंट ओपनिंग पॉइंट से क्या है, कलर समझ में आ गया। बॉडी कैसे बन गई पता चल गया। अब वीक का समझते कि कैसे बनता है। यहाँ पे 520 है ना, हाई कितना हुआ इसमें 525, तो 525 से ऊपर ही होगा ना, इसको सिर्फ थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, ये हाई पॉइंट है 520, लो कितना बना 490 से नीचे होगा, इसको सिर्फ लो से मिला, समझ में आया? बन गई, ऐसी बनेगी बॉडी, ये वाली आ गया समझ में। अगर मैं कोई भी ओपन पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट, हाई पॉइंट, लो पॉइंट दूं तो आप बॉडी ऐसा कैंडल क्रिएट कर पाएंगे पक्का? हाँ दूं मैं कि एक आध और एग्जांपल दे दूं मैं? बेटा बड़ी नहीं है, मैं बता दूं, यहाँ से यहाँ तक की गैपिंग कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की गैपिंग कितनी है? तो ये वाली लाइन इससे डबल होगी कि नहीं? इसलिए मैंने बड़ी करी, वो गैपिंग देखनी है हमको, कितने रुपीज़ का लो और हाई बनाया, उसके हिसाब से मैंने उसको बड़ा बनाया। समझ में आ रहा है? हाँ वो शेयर, जो भी शेयर हम लोग देख रहे हैं ना, उसकी प्राइस कैसे, कहाँ पे ओपन हो रही है, कितनी ऊपर जा रही है, कितनी नीचे जा रही है, कहाँ क्लोज कर रही है। हाँ तो ये अपना हमें पता था ना पहले, इसकी ओपनिंग पॉइंट कहाँ थी, तो ये अपना ओपन पॉइंट हो गया। इसकी क्लोजिंग पॉइंट इससे ऊपर है तो यहाँ पे होगी। तो मैंने पहले ही बताया था बॉडी कैसे फॉर्म होती है, ओपनिंग और दोनों को जोड़ देना तो बॉडी बन जाएगी। अब हमें हाई भी तो दिखाना है क्योंकि हाई भी तो गई है। अगर इसने हाई भी 520 का ही बनाया होता ना, जैसे मैंने अगर लिख दिया होता कि हाई भी 520 है तो यही अपना हाई और यही अपना क्लोज भी हो जाता, जब ऊपर भी नहीं बनती, क्योंकि यही अपना हाई भी हो गया और यही अपना क्लोजिंग भी हो गया, तब ऊपर भी समझ में आ गया। ठीक है चलो अब मैं दे रहा हूँ, सभी को समझ में आ गया? नहीं आया तो पूछो, अभी एक बार और बताऊंगा। आ गया सभी को? रेडी है सभी? तू अभी कैंडल फॉर्म करेंगे? पेज ले लूँ उधर से मार रखो, मार उसका देखना नहीं है किसी
ग्रीन वाले की रेड कलर भी लिख देना कि कैटलिक कलर डाल। वो मार्कर समझना बना दे देता है। समझ गया? चलो ठीक है, देखते हैं। जिन्होंने बना लिया देख लिया, जिन्होंने बना लिया वो भी देखे, जिन्होंने नहीं बनाया नहीं बना पा रहे वो भी देखे, ठीक है। इसके बाद एक और दूंगा लास्ट, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम अपने पास बहुत, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ओपन पॉइंट की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कोई भी सभी कर सकते हैं, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये हो गया अपना ओपन पॉइंट। क्या हो गया? ओपन पॉइंट। ओपन पॉइंट का प्राइस कितना है? 50। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 50 लिख दिया, ठीक है। अब हमको ड्रॉ करनी है क्लोजिंग वाली लाइन। अब ये इसके ऊपर आएगी कि नीचे आएगी? नीचे आएगी। 40 50 के नीचे ही आएगी, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। मैंने पहले ही बताया था ओपनिंग और क्लोजिंग को मिला देने के बाद ही कैंडल की क्या बनेगी? बॉडी। तो अब बताइए, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग है, नीचे हुई ना क्लोजिंग, तो इसने 10 पॉइंट क्या किया? लूज किया कि गेन किया? लूज किया। तो कौन से कलर की बनेगी? रेड। अब हाई कितना है? 52। इससे ऊपर ही आएगा ना? ये हो गया 52 हाई। लो कितना इसका? 40। और इसका क्लोजिंग कितना है? दोनों यही पॉइंट है। तो नीचे वाली लाइन नहीं, कैंडल ऐसी फॉर्म हुई। समझ में आ रहा है? नीचे जिन्होंने भी वीव बनाया नीचे, वो सभी क्या है? पहली बात इन्होंने गलत बनाया। कैसे बनाया? 50 यहाँ पे लिखा, 40 को 50 के ऊपर लिख दिया। मेरे को लगा कि क्लोजिंग ऐसा हो ही नहीं सकता ना। समझ में आया? कॉमन मैथमेटिक्स को लेके चलना है। समझ में आ रहा है? तो अब बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया होगा। उसको ये समझ में आया कि रेड बनेगा, हाँ, लेकिन वहाँ पे समझ आया कि क्लोजिंग पॉइंट हाँ वो बना वो कंफ्यूज हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। एक और दे रहा हूँ लास्ट, ठीक है, फिर हम लोग इसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। ठीक है, लास्ट है।
ग्रीन ही बनेगी। अब सही है सब? दूसरा वाला 150 150 के नीचे कैसा है? दोनों सेम जगह पे ही आ रहा है। चलो ध्यान देते हैं, लगभग 90% लोगों का सही है। अब वो 10% में कौन है ना? लेकिन सर आपने समझाया बहुत अच्छा। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। और वो 10% में तो मेरे को 90 से भी ज़्यादा है, 95% है। एक जन का गलत है। मेरा हाँ। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने फिर से वही सिंपल सी है ना, मैथमेटिक्स थोड़ा गलत कर दिया। 150 को 150 के नीचे इंडिकेटर। मुझे लग रहा है ना ये जल्दी इसको जल्दी क्लास में फर्स्ट आना ये प्रोसेसिंग में उसको ठीक है। उसको बाकी सभी का क्या है? सही ये डाउट है कि लाइक जैसे पिछले क्वेश्चन था उसमें जो लोअर पॉइंट था वो 40 था। अभी ये डाउट अब भी हम क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है? समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है? लगभग समझ में आ गया ना? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो अब ध्यान देते हैं यहाँ पे। अब हमको ना इन जितने भी कैंडल्स बनी है ग्रीन रेड, अब इनको ना इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको नाम देना है, ठीक है? ठीक है। अब हमें सभी ग्रीन कैंडल्स, सभी लेकिन कैसी ग्रीन कैंडल्स? वैसी सभी ग्रीन कैंडल्स, एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल्स। कैसी ग्रीन कैंडल? ग्रीन तो देखो ये भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग क्यों? क्योंकि ये पूरे कैंडल में आधी वीट है और आधी खाली है। समझ में आ रहा है? तो हमें लेना है ऐसी ग्रीन कैंडल्स को जिस कैंडल्स में ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत के बीच का डिस्टेंस कैसा हो? ज्यादा हो। जैसे ध्यान से देखो, ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ओपनिंग और यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस कैसा है? यहाँ पे डिस्टेंस तो हमें ग्रीन कैंडल लेना है, लेकिन कैसा ग्रीन कैंडल लेना है? एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल, ठीक है? तो हम ध्यान से देखते हैं यहाँ से, ये कैसी कैंडल है? एक्साइटिंग ग्रीन। ये कैसी है? ये वाली कम है। समझ में आ रहा है ना? तो जो भी हमको लगेगा ना कि ये थोड़ी कम है, उसको भी हमें काउंट करना देख के लग जाएगा ये एक्साइटिंग ग्रीन है। ओपनिंग और क्लोजिंग उसमें वीक नहीं होना चाहिए, नीचे रहा तो चलेगा लेकिन ऊपर वीक ग्रीन कैंडल में नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये कैसी है? ये एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल। समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा है ना? समझ में ये वाली है क्या एक्साइटिंग? ये है क्या? ये है क्या? ये है क्या? है, लेकिन ऊपर देखो इसको भी, लेकिन ये वाली, ये वाली, ये वाली, हाँ। तो जितनी भी एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल है पहचानना है कि हमें ऐसी सभी एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल को, सभी एक्साइटिंग ग्रीन, ये लिख सकता है, सभी एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल को अब से हम लोग क्या बोलेंगे? रैली बोलना, ठीक है? सभी एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल को क्या बोलना हमें? रैली बोलना, ठीक है? जिस तरीके से हमने एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल को पहचानना सीखा, उसी तरीके से अब हमें एक्साइटिंग रेड कैंडल को पहचान सकते हैं? एक्साइटिंग रेड कैंडल, ठीक है? वीक है ना? ये एक्साइटिंग है क्या? नीचे जाता है नीचे से मतलब नहीं है, बॉडी बड़ी होनी चाहिए। Yes. ओपनिंग और क्लोजिंग कैसी होनी चाहिए?
के बीच का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? 2। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ओपनिंग और यहाँ पे क्या है? एकदम नजदीक है ना। यहाँ पे देखो थोड़ा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब ये वाली देखो, समझ आ रहा है? अभी बहुत अच्छी वाली कैंडल्स को देख के समझ में आ रहा है, ठीक है? एक्साइटिंग कैंडल, ये दोनों, बहुत अच्छी है सर। ये फर्स्ट वाली, ये तीनों, ये ठीक है सर। ठीक है। तो मतलब ये भी ठीक है। नहीं, दोनों तरफ। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर हमें एक्साइटिंग कैंडल्स को पहचानने में अगर 1% का भी अगर हो रहा है, 1% का भी, तो उससे तुरंत हमको एक्साइटिंग कैंडल नहीं समझना, छोड़ दो उसको तुरंत। अगर ऐसी कोई कैंडल्स को हमको पहचानने में दिक्कत हो रही है, एक्साइटिंग है कि नहीं है, तो समझ लो अपने काम की तुरंत उसको। आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि बोले ना बोले, तो उसको हमें छोड़ दे, नहीं बोले, एक्साइटिंग काउंट ही नहीं करना, भले वो हो और के निगाह से, लेकिन आपको काउंट नहीं करना। ये वाली ये भी है ठीक है ना, एक्साइटिंग है कि भी है ही नहीं, पूरा जहाँ पे ओपन हो वहीं पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसको रीड नहीं है, ठीक है? तो जितनी भी एक्साइटिंग रेड कैंडल होंगी उन्हें हम लोग ड्रॉ, क्या बोलेंगे? ड्रॉ। एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल को क्या बोल रहे हैं हम लोग? रैली बोल रहे हैं। एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल को क्या बोल रहे हैं? रैली बोल रहे हैं। तो एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल को क्या बोल रहे हैं? रैली बोल रहे हैं। और एक्साइटिंग रेड कैंडल को क्या बोल रहे हैं हम लोग? ड्रॉ बोल रहे हैं। समझ में आ गया सभी को? आ गया समझ में? तो आगे आ गया, ठीक है? अब जितनी भी एक्साइटिंग कैंडल्स नहीं है वो या तो रेड हो या तो ग्रीन हो। जितनी कैंडल्स एक्साइटिंग नहीं है, या तो रेड हो या तो वो ग्रीन हो, चलो कोई भी हो, वैसे सभी कैंडल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बेस कैंडल, ठीक है? समझ में आ गया सभी को? ठीक है? तो तीन हमने जितने भी कैंडल्स है बॉडी के हिसाब से, कलर के हिसाब से, हमने इनको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट। कौन कौन से पार्ट में? रैली, ड्रॉप और बेस, ठीक है? तुम बता रहा हो ड्रॉप किसे बोल रहे हैं हम लोग? जिससे पूछ रहा हूं वही बताया। नहीं तुम, हाँ, कैसी रेड? अच्छा रेड, ऐसी रेड, एक्साइटिंग उसी रेड को ना ड्रॉप बोलेंगे। तो एक्साइटिंग है तो बोलेंगे है, नहीं है। एक्साइटिंग का मतलब क्या? अभी मैंने बताया था एक्साइटिंग कैंडल का मतलब क्या? पूरी फिलहाल और दूर तक। हाँ तो वो है क्या? मैंने इस कैंडल के बारे में पूछा, इसके बारे में पूछा था ना, इसकी की इसके बारे में। नो सर, कौन सी कैंडल के बारे इसी में? के बारे में सर, इसके बारे में, इसी के बारे में। नहीं नहीं, नहीं नहीं, सर, नीचे। सो बैक, हाँ यहाँ फ्रंट में ओके, ऊपर ऊपर है ये और इसके ऊपर, हाँ ये ये वाला। तो ये एक्साइटिंग है क्या? इतनी छोटी सी बॉडी नहीं है, यहीं पे ओपन हो रही है, यहीं पे क्लोज हो रही है, एकदम नजदीक है। देख रहे हो प्राइस का डिस्टेंस कितना, एकदम पास में। तो एक्साइटिंग नहीं। तो वो कौन सी कैंडल है? बेस कैंडल। ठीक है? रैली किसे बोल रहे हैं हम लोग? सर एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल। हाँ, एक्साइटिंग, ग्रीन ठीक है? एक्साइटिंग कैंडल को कैसे पहचानेंगे हम लोग? सर जिसकी बॉडी बड़ी, इसकी बॉडी सॉलिड, सॉलिड पार्ट देखिए, मतलब ओपनिंग और Opening और क्लोजिंग का closing डिस्टेंस ज़्यादा बहुत है, ठीक है? आप बताएं बेस कैंडल कहने का मतलब है ये एक बात कि जो भी एक्साइटिंग कैंडल नहीं है, नहीं है वो बेस। वो बेस या तो रेड हो या तो ग्रीन हो, सभी क्या है? बेस सभी को समझ में आ गया? पक्का? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है? अब समझ में आ गया। अब यहीं से शुरू होगा अपना स्ट्रक्चर। अब इन्हीं तीनों कैंडल को मिला के क्या बनेगा अपना जो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे यहाँ पे बनता हुआ पूरे टेक्निकल में कैंडल्स में, वो स्ट्रक्चर जहाँ पे भी बना दिखाई देगा हमें। प्राइस जब भी उस जोन में आएगी
जोन डिफाइन करेंगे हम लोग। उस जोन में आने के बाद हमेशा प्राइस क्या होगी, ऊपर जाएगी। तो आज हम लोग एक ऐसा जोन फाइंड आउट करने वाले हैं जो जोन होगा डिमांड जोन। कैसा जोन होगा, डिमांड जोन। मैंने पहले बताया कि हम मुझे स्ट्रक्चर को समझने के लिए, हमें डिमांड सप्लाई को समझने के लिए अपने पास टोटल कितने स्ट्रक्चर है, 4। लेकिन चारों आज हम नहीं पढ़ पाएंगे, इतना समय हमारे पास नहीं। ठीक है, एक पढ़ते हैं, थोड़ा समय बच गया तो दूसरा पढ़ लेते, चलो 2 पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस हिसाब से पढ़ाते हैं। ठीक है, अगले आधे घंटे में खत्म करते हैं। ठीक है, अगले आधे घंटे में खत्म करते हैं। शुरू करें। तो आप हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा स्ट्रक्चर, जो हमें बताएगा डिमांड जोन। समझ में आ रहा है? अभी लिखना नहीं, अभी मैं बताऊंगा क्या लिखना है। ठीक है, मैं शुरू में ही बोला था कि जब भी मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी और सप्लाई उतनी अधिक नहीं होगी तो प्राइस क्या होगा। तो अब हम लोग ऐसा जोन फाइंड आउट करने वाला है, डिमांड जोन, कि जब भी उस जोन में कभी भी प्राइस आएगी, जोन में, डिमांड जोन में, तो प्राइस क्या होगी, समझ में आ रहा है? और वो जोन कौन क्रिएट करता है, कौन क्रिएट करता है, कौन क्रिएट करता है, हम नहीं कर सकते। याद रखना, हमने इतनी पावर कि 100 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी लेके कूदे और डिमांड क्रिएट करें। समझ में आ रहा है? नहीं है इतनी पावर। ठीक है, चलो। और हमें पता है कि इंस्टीट्यूशन जब भी अपनी पूरी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट कराता है तो वो टुकड़ों टुकड़ों में क्या करता है, एग्जीक्यूट कराता है। समझ में आ रहा है? वो क्या करता है, मान लो इस रेंज में एक बार बाय किया, ठीक है, बाय किया, तो उसकी एक टुकड़े वाली क्वांटिटी से भी क्या क्रिएट होती है, डिमांड क्रिएट होती है। समझ में आ रहा है? वो कहने के लिए उनके लिए एक टुकड़ा, लेकिन वो इतनी बड़ी क्वांटिटी का इतना ऑर्डर क्या मिल के भी नहीं दे पाएंगे इधर, तो उससे भी क्या क्रिएट हो जाता है, डिमांड। उस डिमांड से ये प्राइस फिर से ऊपर जाती है, लेकिन वो ऊपर जाने देते नहीं, लेकिन फिर से नीचे लेके आते हैं। कहाँ तक, इस जोन तक जहाँ उन्होंने एक बारी बाय किया। क्यों वहां तक लेके आते हैं, क्योंकि अभी उनको अपनी बची हुई क्वांटिटी को क्या कराना है, एग्जीक्यूट कराना। समझ में आ रहा है? उन्हें अपनी बची हुई क्वांटिटी को क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना। जब तक वो अपनी पूरी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, कितनी भी पावर लगा ले हम, क्योंकि उन्हीं के पास क्या है, कब स्टॉक को ऊपर ले जाना, कब स्टॉक को कितना भी न्यूज़ है, हम तक जो भी न्यूज़ पहुंचाई जा रही है, हम तक जो भी न्यूज़ पहुंचाई जा रही है, सबके पीछे कौन है, इंस्टीट्यूशन। हम YouTube के थ्रू, चैनल्स के थ्रू समझ ही नहीं सकते कि इस चीज़ के पीछे कितनी बड़ी प्लानिंग होती है, कभी नहीं समझ पाएंगे हम एक रिटेलर। समझ में आया? मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ काम भी किया, तो इस मार्केट को बहुत क्लोज से देखा है कि किस तरीके से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है मार्केट में। अब से हमें बेवकूफ़ बनना नहीं। समझ में आ रहा है? हम लोग देखते हैं ना बहुत बारी कि जब भी हम लोग कोई स्टॉक बाय करते हैं, हमारे बाय करने के बाद ही क्या होता है, और जैसे हम लोग बेचते हैं वैसे ही क्या होता है, देखा है ऐसा हम लोगों ने, ऐसे ही होता है लोगों के पास। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग कोई भी स्टॉक तब बाय करते हैं, 15 मिनट खत्म, ठीक है, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे हम लोग स्ट्रक्चर में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। ये तो चीजें समझ में आ गई, हमको आज इंपॉर्टेंट है समझना स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, और एक चीज बतानी है आप लोगों को कि इस ग्रीन कैंडल, जो भी एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल होगी उसमें नंबर ऑफ बायर्स कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। जो भी एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल होगी उसमें नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा होंगे, और एक्साइटिंग डॉग कैंडल्स में, एक्साइटिंग रेड कैंडल में नंबर ऑफ सेलर ज्यादा होंगे। एक्साइटिंग डॉग रेड कैंडल में नंबर ऑफ सेलर ज्यादा, तभी तो एक्साइटिंग बनी है, तभी तो बड़ी कैंडल बनी है। लेकिन क्या बोल, और जो कैंडल एक्साइटिंग नहीं बन पा रही, ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत नजदीक आ रहा है, इट मींस कि उस कैंडल में
बायर और सेलर दोनों क्या है, कंफ्यूज है कंफ्यूज है, बेचें कि कि खरीदें। कौन खरीदे और बेचे। समझ में आया? चलो ध्यान दो यहाँ। मान लेते हैं ये कोई बेस कैंडल बनी हुई है, ये कोई कौन सी कैंडल बनी हुई है, बेस कैंडल बनी हुई है। अब कोई बता सकता है बोले चलो ये रेड ग्रीन कलर की है, ये ग्रीन कलर की है, तो आप तो देख के बताओगे कि ग्रीन कलर की तो बायर ज्यादा होगा, लेकिन कितना ज्यादा है? अगर बायर और सेलर के बीच में डिसमैच बहुत ज्यादा होता तो ये इतनी छोटी सी नहीं बनती, तब कैसी बनती, बड़ी बनती। इसमें बायर ज्यादा है लेकिन सेलर भी कम नहीं है। बायर और सेलर के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत माइनर है। मतलब कि इस कैंडल में नंबर ऑफ बायर है कि नंबर ऑफ सेलर है, कौन जीतने वाला है ये किसी को पता नहीं। ये कैंडल देख के तो कोई नहीं बता सकता। समझ रहा है? ये कैंडल देख के कोई बता सकता कि यहाँ पे कौन जीतने वाला आगे, कोई नहीं बता सकता। लेकिन जैसे ही इसके बाद एक एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, इसके बाद जैसे ही एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, इसके जस्ट बाद तब तो हमें समझ में आ सकता है ना कि यहाँ पे गेम किसका चल रहा था, बायर का कि सेलर का। तब तो पता चल सकता है हमें बायर का चल रहा है। बायर जीता यहाँ। हाँ। कौन जीता यहाँ पे, बायर। बायर जीता। समझ में आ रहा है? बायर सेलर में लड़ाई हुई, जीता कौन, बायर। तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, बायर। कौन स्ट्रॉन्ग हुआ, बायर। समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन किसी भी सेलर को हराने की पावर, किसी भी सेलर को हराने की पावर हमें नहीं। जिसने भी हराया होगा ना वहां से, वो कोई ना कोई बड़ा प्लेयर ही मार्केट का होगा। हम जैसे 100 भी मिल जाए ना तो भी हम लोग इंस्टीट्यूशन का कुछ बिगाड़। मैंने अभी एक एग्जांपल बताया कि वेदांता का शेयर इकलौता LIC के पास इतना ज़्यादा है कि ऑल ओवर इंडिया के रिटेलर्स के पास उससे भी कम है। सब मिल के उतना नहीं खरीद पाया जितना LIC ने अकेले खरीदा। तो इससे आपको पावर समझ में आ रही है? ठीक है, कुछ भी पूछना मुझसे पूछो। निकल जाना है, लेट हो रहा है? नहीं ना, उनको भी डिस्टर्ब कर रही है। चलो अब ध्यान दो यहाँ। तो हमको समझ में आ गया यहाँ पे कौन जीता है, बायर। अब मार्केट में किसकी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। अब याद रख, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड। यहाँ डिमांड क्रिएट हुआ। डिमांड क्रिएट हुआ तभी ना प्राइस ऊपर गई है। समझ में आ रहा है? और डिमांड किसने क्रिएट किया, बायर्स ने। और भी कौन से बायर्स थे, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन बायर थे। अब हमें पता है कि उस इंस्टीट्यूशनल बायर ने अपनी पूरी क्वांटिटी को भी एग्जीक्यूट कराया नहीं है, वो फिर से इस जोन में रिटर्न आएगा। ठीक है। अब डिमांड जोन दो तरीके से क्रिएट होती है। डिमांड जोन कितने हैं, हाँ कुछ पूछना सर, पता कैसे चलेगा उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है या फिर नहीं हुआ? पर अभी बता रहा हूँ। अगर हो गया होगा तो रिटेस्ट करने नहीं आएगा, अगर हो गया होगा तो वो वापस से नीचे रिटेस्ट करने आएगा नहीं, और नहीं हुआ तो वो आएगा जरूर। और याद रखना जितने भी हेल्दी स्टॉक्स हैं, हेल्दी का मतलब समझ में आ रहा है, बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी, अच्छी मिड कैप, अच्छी स्मॉल कैप भी और अच्छी लार्ज कैप भी, जितनी भी हेल्दी कंपनियां होंगी, समझ में आ रहा है, जो सही तरीके से चल रही है, उसमें सब में ये रिटेस्टिंग जरूर होगी। और जिनको कोई बड़ा ट्रेडर या प्रमोटर ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटर भी होता है ना यहाँ पे बहुत सारे, जिनको कोई ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है उसमें वो रिटेस्ट करने नहीं आएगी। तो जिस भी स्टॉक में रिटेस्टिंग नहीं हो रही है तो समझ लेना वो स्टॉक अपने लिए कुछ तो गेम चल रहा है इसमें। ये रिटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ये रिटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, उससे एक हेल्दी स्टॉक का पता चलता है। अगर तुम बताओ कोई स्टॉक इस रफ्तार में ऊपर जा रहा है, इस रफ्तार में, समझ में आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ लग रही है कि नहीं? मतलब अचानक से उस स्टॉक में ऐसा क्या चेंजेस आ गया कि इस रफ्तार में भाग ही जा रही है, ऊपर ही आ रहा, नीचे सब बाई कर रहा, खरीद नहीं रहा है कोई, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे स्टॉक को हमें नहीं पकड़ना, भले वो कितना भी गुना रिटर्न देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे स्टॉक को पकड़ने में खतरा ही भी उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि इसकी गिरने की भी लिमिट नहीं होगी। समझ में आ रहा है? खैर ये समझ में आएगा सभी को। तो डिमांड जोन दो तरीके से क्रिएट होगा, कब कब, एक
यहाँ पे ध्यान दो, डिमांड तो दो तरीके से क्रिएट होगा। कितने तरीके से क्रिएट होगा? दो तरीके से। एक कब? जब प्राइस नीचे आ रही होगी तब, और एक जब प्राइस ऊपर जा रही होगी तब। दोनों तरीके से मार्केट में बाइंग होती है। सिर्फ ऐसे नहीं कि मार्केट नीचे आ रही तो भी इंस्टीट्यूशन बाय करता है, कोई प्राइस अगर ऊपर जा रही तो भी इंस्टीट्यूशन बाय कर, कोई 30 वाला शेयर 300 वाला वहां भी तो बाय करेगा। अभी मैंने एग्जांपल दिया। तो दो तरीके से डिमांड क्रिएट होगी। एक, मार्केट अगर नीचे आ रही होगी तब, ये ड्रॉप कैंडल, ये कौन सी कैंडल है? ड्रॉप कैंडल। तो प्राइस क्या हो रही है? नीचे आ रही है, समझ में आ रहा है? तो इस वाले में बायर ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है? समझ में आ रहा है? अचानक से यहाँ पे क्या हुआ? फॉल रुक गई। फॉल क्या हुआ? क्यों रुकी होगी? क्योंकि अब तक जो सेलर चल रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, अचानक से उनकी मुलाकात बायर्स से। समझ में आ रहा है? उन बायर्स ने इन्हें क्या कर दिया? इन सेलर्स को हटा दिया और पूरे ट्रेंड को ही क्या कर दिया? चेंज कर दिया। आप मुझे बताओ, जब भी कोई स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा हो, उसको रोकने की पावर किसमें होगी? हम रोक सकते हैं? मान लो कि एक सेंटीमेंट के थ्रू सब बाय करने लगे, एक दिन के लिए रुक गई, कोई न्यूज़ आ गया, रुक गई। समझ आ रहा? सब बाय करने रुक गई। लेकिन अगर ये टर्न हो गई ऊपर की तरफ, इतनी पावर तो हमने कि इतनी बड़ी फॉल को यहाँ रोकना, उसको रोक के क्या करना? रिवर्स कर देना। ये बड़े प्लेयर्स में ही इतनी पावर, समझ में आ रहा? तो एक डिमांड जोन तब क्रिएट होगा जब प्राइस नीचे आ रही है। तब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ड्रॉप, बेस, रैली। कैसा बनेगा? ड्रॉप, बेस और रैली। ड्रॉप में प्राइस फॉल कर रही है, इंस्टीट्यूशन देख रहा है। बेस कैंडल में एक्यूमुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? उतनी बड़ी फॉल को यहाँ पे रोक दिया गया, मतलब इंस्टीट्यूशन की एंट्री कहाँ हुई? यहाँ हुई। अब प्राइस को नीचे ही नहीं आने दे रहा हूँ और अचानक से क्या किया? रैली आ गई। समझ में आ गया? ये स्ट्रक्चर देख के हमको समझ में आ गया कि किसकी एंट्री हो गई है? इंस्टीट्यूशन। लेकिन अब ये कैंडल क्लोज होने के बाद ही समझना है, ये तीनों बन जाने देना। ये भी और ये भी, तीनों क्लोज होनी चाहिए। अब हमें प्राइस का इस जोन में वापस इस बेस कैंडल तक आने का क्या करना है? इंतजार करना है। जैसे ही बेस कैंडल के पास आई, वैसे भी क्या करना? परचेज करना। और जैसे ही परचेज कर लेंगे, उसके बाद स्टॉक क्या होगा? ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? चल ध्यान से देखते हैं, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। ये जोन है अपना, कौन सा जोन है? डिमांड जोन। कैसे क्रिएट होगी? जो भी बेस कैंडल का वीक का लो होगा ना, वीक का, उसके नीचे वाला पार्ट और बॉडी का हाई, बॉडी का हाई। माफ करो, इसको बना दीजिए। हाँ, ये हो गई ड्रॉप, ये हो गई बेस और ये हो गई रैली। ठीक है? ड्रॉप सर जी, ड्रॉप एंड बेस के बीच में जैसे आपने दिखाया, रैली वाली ड्रॉप के हेड से ऊपर गई एंड बेस वाली, ये ड्रॉप वाली। ड्रॉप कैंडल पहचान सकते हैं कि नहीं आप? पहचान सकते हैं? एक्साइटिंग रेड कैंडल होगी ड्रॉप, अभी पढ़ाया था ना मैंने। ड्रॉप बनी होनी चाहिए, उसके जस्ट बाद क्या बननी चाहिए? बेस कैंडल। अब वो कहाँ से ओपन हो रही है, कहाँ से हाई हो रही है, उससे हमें मतलब नहीं। ड्रॉप के बाद जस्ट बेस बननी चाहिए, बेस के बाद क्या होनी चाहिए? और ये नंबर ऑफ बेस कैंडल जरूरी नहीं एक ही ढूंढना, दो भी बेस कैंडल हो सकती है, तीन भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है? एक फॉल ढूंढना है मार्केट में, वो फॉल कहीं रुकनी चाहिए, रुकने के बाद वापस से क्या होनी चाहिए? ऊपर जानी चाहिए।
और ये तब अपना जोन क्रिएट होता है और वापस हमें इंतजार करना है इस जोन के यहाँ तक आने का। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, ड्रॉप बेस रैली ये पहला हो गया। दूसरा, नहीं, ये कैंडल आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, मंथली में भी देख सकते हैं, ऐसे बन सकता है, मंथली, वीकली और डेली, ये 3 टाइम फ्रेम में देखना है। इंट्राडे जो ट्रेडर होते हैं उनके लिए अलग टाइम होता है, टाइम फ्रेम होता है देखने के लिए, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर किसी भी टाइम फ्रेम में बन सकते हैं, लेकिन जितने बड़े टाइम फ्रेम में बनेंगे वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। समझ में आया? अगर किसी को कोई स्टॉक कई सालों के लिए रखना है, ऐसे जोन में खरीदो बस खाली, ड्रॉप बेस रैली वाला कभी भी बनी ऐसी जोन में आए खरीद लो आप, फिर देखो इसकी पावर, ब्रेक ही नहीं होगा वो नीचे की, वहीं से घूम जाएगी। अभी दिखाऊंगा मैं, तो एक स्टॉक लगा लीजिए। अब बताइए कोई भी स्टॉक है, वेदांता VDL लगाइए। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं, पहला स्ट्रक्चर पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लेते हैं। वेदांता हाँ VDL लगा लीजिए। अभी वहाँ पे मत देखिएगा, ठीक है? रुक जाइए, 2 मिनट के लिए इसका रुक ही जाइए। दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। बेस कैंडल बनी, कोई बता सकता है यहाँ पे बाहर ज़्यादा कि सेलर ज़्यादा है? कोई नहीं बता सकता। कौन जीतने वाला कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता। अब बताओ कौन जीता? यहाँ पे डिमांड क्रिएटिव सप्लाई, डिमांड चलते हुए मार्केट में भी डिमांड क्रिएट हो सकती है। रैली बनी, रुकी, फिर क्या बन गई? मतलब इस जगह में भी इंस्टीट्यूशन की क्या हुई? एंट्री हुई। समझ में आ रहा? समझ में आ गया? इससे हम लोग नाम देते हैं। इससे इसका नाम क्या होगा? ये क्या, कौन सी कैंडल है? क्या नाम हो गया इसका? रैली बेस, रैली बेस। लिख लो अपना दूसरा टाइप खुद ही आप लोग लिख लो। दूसरा चक्कर है रैली बेस रैली, ऐसी इस तरीके से बनी। और इसमें एंट्री एग्जिट कैसे होगी? बेस कैंडल के बीच का लो, बॉडी का हाई, इसके क्लोज होने का इंतजार करना, और जैसे ही प्राइस इस जोन में फिर से आए, इस जोन में फिर से आए, हमें यहीं पे क्या करना है? और ये वाली लाइन अपनी स्टॉप लॉस होगी। अगर इसके नीचे जाते हैं तुरंत हमें क्या करना है? लॉस बुक करके निकलना। और यहाँ पे इस वाली लाइन पे क्या करना हमें? समझ में आ गया सभी को? 2 स्ट्रक्चर पढ़ लिया हम लोगों ने। कौन कौन सा पढ़ा है? पहला स्ट्रक्चर पढ़ा हमने ड्रॉप बेस रैली, दूसरा वाला रैली बेस समझ में आ गया सभी को? कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ा हमने? 2 ड्रॉप बेस रैली बेस, ठीक है। देख के नहीं पता चलेगा, अभी तो दिख रहा है ना, यहाँ पे रेड ग्रीन सब दिखाई दे रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, कैंडल तो दिखाई देगी ना, ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये कौन सी ड्रॉप बन रही है, कौन सी बेस बन रही है, कौन सी रैली बन रही है, दिखाई दे रहा है ना हमको। चलो ध्यान दो। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगी? ड्रॉप बेस रैली या रैली बेस रैली? ड्रॉप बेस रैली। दोनों में कौन सी स्ट्रॉन्ग होगी ज्यादा? ड्रॉप बेस रैली। क्यों? क्योंकि गिरते हुए मार्केट को रोकना और रिवर्स करने में ज्यादा पावर की जरूरत। समझ में आ रहा है? किसी भी अगर कोई भी प्राइस फॉल कर रही है, उसको रोकने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत है। ये वाली तो ऊपर जा ही रही है, बाहर तो है ऑलरेडी, पहले से ही है, थोड़ा भी कुछ मिला फिर से चली गई ऊपर। लेकिन गिरते हुए प्राइस को रोकने के लिए बहुत पावर की जरूरत है। समझ में आ रहा है? तो दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी है? और ये किस लिए जरूरी होती है? कोई स्टॉक आपने परचेस कर रखा, हमें पता ही नहीं था कि कब तक ऊपर जाएगा। जब तक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा तब तक समझ लेना कि ये स्टॉक ऊपर रैली बेस रैली बनता जाएगा, स्टॉक ऊपर चलता चला जाएगा। समझ में आ गया? चलिए सर VDL वीकली निकलेगा। सर अगर रैली बनती गई तो नहीं देखना है हमको, 2 ही चीजें देखना है, ड्रॉप बेस रैली बेस। तीसरा, ऐसे तो आपको 72 सारे स्ट्रक्चर दिख जाएंगे इसमें, हमें किसी पे ध्यान देना नहीं है। सर अगर ड्रॉप बन गई तो, सर अगर बेसी बन गई तो, अगर सर रैली बन गई तो, कुछ नहीं, सब बनेगा। हमें सिर्फ 2 ही चीजों पे ध्यान देना, किस पे? ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस। इसके अलावा चौथा कोई भी चीज होता है नहीं देखना। समझ में आ रहा है? पूरी लाइट चली जाएगी, वो स्ट्रक्चर ही देख लो। सर रैली बनती चली गई, फिर ड्रॉप ही आती गई, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है।
जाने दो उसको ऊपर, हमें वहां पे बाइंग करनी नहीं है। हम लोग क्यों इस चीज का यूज करें, क्योंकि हमें उस जगह बाई करनी है जहां पे इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है, और इंस्टीट्यूशन कभी भी चलते हुए रैली बढ़ते जा रही है, वहां पे उसकी बाइंग नहीं है। इंस्टीट्यूशन कभी भी यही बाय करेगा, यहाँ इंस्टीट्यूशन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हम रिटेलर होते हैं जो कि हम बाय करते हैं और वापिस से प्राइस नीचे आती है, लॉस दिखता है, हम लोग बेचते हैं, फिर यही से ऊपर चले जाते, हम ही बेचते हो, हम ही पहुंच, यहाँ पे हम ही बेचते हो। समझ में आ रहा है? तो ये गेम बहुत बड़ा, समय बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है मार्केट में, समझ में आया? आपसे जब भी जो भी स्टॉक में बाइंग करनी है इसकी पावर दिख जाएगी आप, ठीक है? वीडियो लग गया? हाँ सर, वो सर माउस है वहाँ पे, काम करेगा। नहीं काम कर रहा। काम नहीं कर रहा है। लेकिन काम चलो ध्यान दो यहाँ पे, वो है कौन सा? ये वाला इस बात का हो गया ना काम है। सर वो, चलो ध्यान दो यहाँ पे, ये क्या है? ये क्या है? ये रैली है, रैली है, क्या हुआ? तो निफ्टी फिफ्टी देख लो, अभी वीडियो भी देख लेंगे। वही बोला वीडियो में ऐसा कैसा चाल रहा है। ये दिखाई दे रहा है तुमको? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये अपना जोन है, प्राइस ऊपर तक गई, अब देखो वापस से घूम के तो इस जोन में आई, दिख रहा है ये वाला। इसके बाद क्या हुआ? कर दे क्या मार्क? हाँ? मार्क करते हैं। मार्किंग, हाँ मार्किंग कर दी तो इन लोग को समझ में आ जाएगा। अपने पास और 5 मिनट है, 5-10 मिनट है ना? चलो ध्यान से देखो, ये दिख रहा ना रैली, रैली बेस रैली, ये कहना अभी तक आई नहीं जोन में, यहाँ पे चली गई, यहाँ गई, अब वापस से नीचे आनी शुरू हो रही, दिख रहा? जैसे ही जोन के पास पहुंची प्राइस क्या हुई? फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या बना है? ये दोनों कौन सी कैंडल है? ये वाली कौन सी है? ये वाली, ये रेड, ये क्या है? तो ये क्या बन गया? रैली बेस बन गया ना स्ट्रक्चर, रैली बेस रैली, दिख रहा है ये? ध्यान से देखो यहाँ पे, ये रैली कैसी है? सुपर कैंडल। कैसी है? सुपर। जितना बढ़िया कैंडल एक्साइटिंग होगी वो जोन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसा नहीं कि इतनी सी बन गई एक्साइटिंग देख के उसमें ही अटेम्प्ट करना शुरू कर, जितना एक्साइटिंग कैंडल होगी वो जोन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये कैसी है? ये दोनों रैली है ना, कंटिन्यू बैक टू बैक रैली, तो पूरी गेन ही हुआ ना, तो ये जोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब निफ्टी फिर से धीरे धीरे नीचे आगे दिख रहा है, लेकिन ऊपर कहाँ से चली गई? इस जोन के नीचे आई क्या? क्यों नहीं आई? इस जोन की आ सकती थी ना उससे नीचे, उसी जोन से क्यों घूम गई? क्योंकि वहां पे ही डिमांड जोन है। कौन सा डिमांड जोन है? रैली बेस। समझ आ रहा है? ठीक है, चलो ध्यान दो, ऐसे जोन को हमको पहचानना है। आपने कौन सा बोला था? दो स्टॉक्स का डिस्कशन हो रहा है सर, टाटा पावर और वेदांता। टाटा पावर से इन्होंने बोला, मतलब इन्हीं दोनों के बारे में चलो ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दो सभी। एक बात बीच में पता है, वेदांता बहुत तेजी से नीचे गिर रही थी, अब तो सर ऊपर जा रही है। ध्यान से तो देखो ऊपर क्यों जा रही है। ये क्या है? ये डिमांड, अरे ये क्या है? ये जो नीचे आ रही है, देखो तो कहाँ से गिरती हुई आ रही है नीचे। समझ में आ रहा है? इतनी बड़ी फॉल को यहाँ पे क्या कर दिया गया? अब
इतनी बड़ी फॉल को वहां पे जिसने भी रोका होगा वो छोटा आदमी तो, अगर हमने इतनी पावर होती तो हम यही रोक देते, तो हम घुमा देते, घुमा पाए क्या? नहीं। इतनी बड़ी फॉल को यहाँ पे कौन डिसाइड किया होगा जो इसको यही रोक देते? हम बाहर ना, लेकिन कौन से बाहर? हम भी तो बाहर हो सकते हैं, कौन से बाहर? हम नहीं कर सकते भाई, समझ में आ रहा है? तो ये क्या बन गया? ड्रॉप। ये क्या बन गई? ये क्या बन गई? ये क्या क्रिएट हो गया? डिमांड। ड्रॉप बेस रैली का क्या क्रिएट हो गया? डिमांड जोन। देखिए अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट की बाइंग हो गई, अब ये प्राइस देखो ऊपर, यहीं से ऊपर जा रहा है, अभी तक जोन में आया नहीं है, ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें अभी भी पता है कि वो इंस्टीट्यूशन इस जोन में प्राइस को वापस से लेके आएगा, क्योंकि अभी इसकी पूरी क्वांटिटी एग्जीक्यूट यहाँ पे लेके देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। जैसे ही जोन में आए उसके बाद क्या हुआ? उसको रॉकेट हो गया। हम हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबने वेदांता को कहाँ बाय कर रखा है? इस जोन में, डिमांड जोन। हम जिस भी स्टॉक में बाय करते हैं एकदम बॉटम में रहते हैं, बिना विदाउट डिमांड जोन हम लोग बाय नहीं करते। हमको पता था ये जो इतनी बड़ी फॉल आ रही है ना वो आके यहीं रुकेगी, और ये हम लोगों ने दिसंबर में देखा था। समझ में आ रहा है? हमें पता था कि ये फॉल कहाँ रुकेगी, यहीं आके रुकेगी। अब मैं यहाँ पे बाय करूंगा, अब मुझे ये नहीं पता है कि मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मैंने सिर्फ एक चीज देख के बाय किया है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? बाय कर रहा है, मैं भी बाय करूंगा। अगर इनको लॉस हो गया तो मुझे भी हो भी सकता है, तो मैं बाय इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बाय करना मतलब प्रॉफिट ही होगा, हमेशा लॉस लेने के लिए भी तैयार हो। मैंने बाय किया ये सोच के कि अगर इसके नीचे गई तो मैं लॉस बुक कर लूँगी, लेकिन गई नहीं। आज देख लो कहाँ पहुँच गई, यार रॉकेट जो बनी है ना ये सब चक्रव्यूह यहाँ पे पहले रच दिया गया, समझ में आ रहा है? तो ये एक चक्रव्यूह है, समझ में आ रहा है? जिसे तोड़ना सभी को आता नहीं। सच में स्टॉक मार्केट चक्रव्यूह है और सब आके इसी में क्या होता है? फंस जाता है। एंट्री सभी को पता है, मार्केट में एंटर कैसे करना, डीमैट अकाउंट ओपन करना, ये सब, लेकिन जैसे ही अंदर आए और उसके बाद सभी दरवाजों को कैसे तोड़ना ये किसी को पता नहीं, फिर बीच में उलझ के ले जाते हैं। लास्ट में क्या आ जाती है उनकी? कुछ ही ऐसे होते हैं जिनको चक्रव्यूह तोड़ने आता है, जैसे अर्जुन। समझ आ रहा है? तो अगर अर्जुन बनना है तो चक्रव्यूह तोड़ने, हाँ मतलब अगर चक्रव्यूह आपको तोड़ने आ रहा है तो आप ही अर्जुन है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे चक्रव्यूह से अगर बचना है, सीखना है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर को क्या करना है? हमेशा फॉलो करना है। टाटा पावर भी देख लेते तो अच्छा देखना है, चल देख लेते हैं। आप लोग ट्रेन से या नहीं, ट्रेन से ही है, ट्रेन से ही है, वंदे भारत है। कितने बजे? हाँ 7:10 पे जाएगी। चल ध्यान दो यहाँ पे, ये क्या है? सही रैली। ये क्या है? रैली है। ये 3-4 क्या है? उसके जस्ट बाद क्या है? ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? रैली बेस रैली। अगली कैंडल देखो जोन में आ गई, दिख रहा है? और जोन में आने के बाद क्या हुआ? ये अपना एंट्री पॉइंट था एक, अगर जिसने भी टाटा मोटर्स नहीं खरीदा है वो इनके लिए एक एंट्री पॉइंट थी यहाँ पे, इस जोन में, यहाँ पर रैली बेस। और ये रैली कैसी है? और अगली कैंडल देखो जोन में बहुत तेजी से है, समझ में आ रहा है? अब बहुत लोगों को लगा होगा कि अब तो टाटा पावर गया, डूब जाएगा, सब निकल गया होगा, यहीं पे शुरू हो। समझ में आ रहा है? सब डर तो यही शुरू होती है ना जैसे मार्केट नीचे जाने लगता है, लेकिन हमें पता है हमें कब तक इंतजार करना है और कहाँ बाय करना है। हम इंतजार करते हैं, नहीं आई तो बाय नहीं करेंगे, आ गई तो बाय।
समझ में आया? अब हमें बाय करना, अपनी तो एंट्री बहुत नीचे से है, तो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको कि स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। ये क्या है? रैली ये इतनी सारी क्या है? ये इतनी सारी बेस, और ये क्या है? ये रैली रैली बेस रैली बन के देखो यहाँ तक गई थी। ये कैंडल देखो फिर से जोर में आई है, ये वाली देखो, ये वाली। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे जोन क्रिएट किया, फिर आई, फिर ऊपर गई। मतलब अभी टाटा पावर नीचे आने वाली, ऊपर वाले लेवल पे भी एक्यूमुलेशन, जब जब स्टॉक में रैली बेस रैली रैली बेस रैली रैली बेस रैली बनते चली जाए, तो समझ लो स्टॉक हर डीप में खरीदो उसको। लेकिन हर डीप में कब? जब जोन में आ जाए, जोन में आए तो खरीदते रहो, इसमें डरना नहीं है। आप यहाँ खरीद रहा है, आपको पता है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है, समझ में आ गया? ठीक है, तो हमारे पास आज के लिए नहीं समय था। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। मजा आया कि नहीं है? एनर्जी से तो नहीं लग रहा मजा आया? मजा आया? कुछ सीखने मिला नया? बहुत कुछ हाँ हाँ, समझ आया। समझ आ गया? आपको आ गया समझ? अब इन्वेस्टमेंट करना और 5-6 साल के बाद कैलकुलेशन करना अपने पोर्टफोलियो का कि क्या डिविडेंड आ रहा है, कैसा स्प्लिट हो रहा है, कैसा बोनस आ रहा है, सब आएगा पता। समझ आ रहा है? ठीक है, सभी को समझ में आ गया? इसके पहले मैंने एक चीज और बताई थी कि आपका अगला विप्रो, आपका अगला वीडियो कैसे कौन हो सकता है, उस स्टॉक तक कैसे पहुंचना है, ठीक है, और स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो बाय, थैंक यू। देखिए इसमें एक चीज़ है कि जिनको आज का सेशन जिन्होंने अटेंड किया और जिनको इसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो वो आप सपन सर के टच में आके अपना एक्चुअल जो आपको सर्टिफिकेट पे चाहिए होगा वो एग्जैक्ट नेम और डिटेल आप दे देंगे, वो आपको आपके मेल पे चला जाएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो हम एक आपके लिए इंडिविजुअल एक इंफॉर्मेशन कर देंगे, जिसमें हम आपको कुछ अपना नॉलेजेबल कंटेंट मार्केट से रिलेटेड टाइम टू टाइम आपको जाता रहेगा, और अगर आपके कुछ क्वेश्चन क्वेरीज होंगे तो आप उसमें ड्रॉप कर सकते हैं। इसमें हमारे जो जितने भी ट्रेनर हैं, जब उनको टाइम मिलेगा तो उस पर रिस्पॉन्ड वो करेंगे, ठीक है। और लास्ट में जाते समय आप लोग कैसा सेशन लगा उसका 1 मिनट का एक रिव्यू मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो कंफर्टेबल है उसके लिए आप लोग, क्योंकि वो हमें अपने पर्सनल टाइप के लिए चाहिए होता है कि सेशन कैसा था। इसके अलावा आपके पास एक फीडबैक फॉर्म जाएगा आज के सेशन का कि आपको सेशन कैसा लगा, कौन सा पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था नहीं था, सो दैट नेक्स्ट टाइम विल कम एंड अगेन गिव यू अ सेशन, यू गेट मोर कंटेंट, ओके। नॉर्मली ये जो सेशन होता है हमारा चलता रहता है 3 घंटे 3.5-4 घंटे, बहुत लंबा है, और लोगों का एक्साइटमेंट रहता है कि उनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है ना, सबको अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक की चिंता है कि सर ये मेरे में ना ये 2 तो लाल दिखता है, इसको क्या करे, और जो ये 2 तो हरा दिख रहा है क्या इसको और हरा भरा करे कि ना करे। तो इसमें लंबा थोड़ा सा समय चाहता है, और जैसे आपने स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चंस करे तो थोड़ा सा डाउट क्लियर होगा, तो 5-6 सेशंस के लिए लगते हैं, देन एक प्रॉपर आइडिया एंड थीम क्रिएट होता है कि हाँ कैसे इसको प्रॉपरली किया जाए, ठीक है। तो होप कि हम लोग दोबारा मिलें, और हम लोग प्लान कर रहे हैं इस तरीके के सेशन को प्रॉपरली जो है कि सपन सर के साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर्ड वे में मंथली पूरे फॉर्मेट में रन किया जाए, क्योंकि आपको भी अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये इतना इजी नहीं है कि जो 2 घंटे में हो जाए। अगर ऐसे हो रहा होता तो हर कोई, क्योंकि जो पेशेंस और परसिस्टेंस चाहिए वो नहीं है। इसको एक छोटे से चीज़ से इमेजिन करें, लेट्स से कि आपके पास 10 रुपये है और इन्वेस्ट करना है मार्केट में, लॉस हो गया, यू विल बी चिल, नो वरीज। नाउ लेट्स से दैट यू हैव टू पुट 100 रुपीज एज एन इन्वेस्टमेंट, lost that, again you are cool, अरे यार 100 रुपये डूब गए, it's fine. Now when that 100 turns into 1000, this time you won't be chill. Every time the game is changing with the increasing number of zeros. So if we want to increase our persistence gradually,
तो जब हम लोग साइकिल चलाना सीखना शुरू किए थे तो हम लोग हाथ ऐसे स्टिफ करके बॉडी एकदम ऐसे चलता था। और जब चलाना आ गया साइकिल ठीक से तो हम दोनों हाथ छोड़ के चला सकते हैं, एकदम ऐसे झकास करके चलाते हैं, है ना। तो वो अगर समय के साथ ही आ सकता है, ठीक है। तो वो हम लोग दोबारा मिलेंगे और एक छोटा सा बाइट आप लोगों का लेना है हम लोगों को। तो जो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो आप सपन से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक।